बतिया लिए हम लोग, तो ध्यान दें। हिंदी कापी निकाल लिए ना। प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला होता है अल्प प्राण। पहला क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण। अभी आप समझ जाएंगे ध्यान से। अल्प, देखिए अल्प का मतलब होता है कम। अल्प माने कम। और प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। यानी जिसको बोलने में कम वायु निकले। अब सब लोग बोलिए क। अब बोलिए ख। क में कम वायु निकलता है, ख में ज्यादा। अब बोलिए ग। अब बोलिए घ। तो घ में क्या है? ज्यादा है। और ग में क्या है? कम। और अंग में भी क्या है? कम है। यानी आप देखेंगे तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क, ग, अंग। ये चीज समझ रहे हैं ना? केवल एक ही वर्ग के लिए लिखे हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसको क्या कहते हैं? अल्प। और महाप्राण का मतलब, पहले इसको लिखिए आप लोग, इतना लिखिए। उसके बाद अल्प प्राण हेडिंग डाल के इतना लिखिए, फिर लिखवाते हैं इसमें। आगे ध्यान देंगे सब लोग। इसको लिख लिया अल्प प्राण, लिखिए। इतना लिख लिए हो तो उसके आगे लिखेंगे। ये उदाहरण अभी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो काट दीजिए। अभी उदाहरण बढ़िया से लिखवा है, लिखिए। अल्प प्राण मतलब कम वायु। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इसमें उदाहरण कौन है? देखिए, पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा, प्लस क्या होगा? अंतस्थ। अंतस्थ भी आता है आपका अल्प प्राण में। जैसे आपका हो जाएगा क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, और फिर य, र, ल, गो। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 3 × 5 = 15, 4 = 19। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 19। देखिए सब लोग ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन। क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। तो हमको व्यंजन के बारे में बताना है। इतने सारे व्यंजन क्या है? अल्प प्राण। लेकिन आपका व्यंजन के साथ क्या है? स्वर भी तो है। तो नोट में लिखेंगे, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। अलग से लिखेंगे इसको। सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो कभी भी आपसे अल्प प्राण पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ। 1, 3, 5 का मतलब समझ रहे ना?
क ग अंग, च ज इ ट ड ड़, त द न प ब म। अब खुद सोचिए, क ख च छ, तो च में कम हवा, छ में ज्यादा हवा। ट ठ ड ध, तो लवम में कोई ज्यादा हवा नहीं लेता है। अब मुख का हवा मुख में ही रह जाता है। पढ़ाए थे ना अंतस्थ के बारे में, मुख का हवा कहाँ रह जाता है? मुख में ही, कम हवा निकलता है। और स में निकलने वाला हवा जो है रगड़ करके क्या होता है, निकलता है, तो ज्यादा भारी हो जाता है, तो महाप्राण हो जाता है। बता लिए सब लोग। एक बार प्रश्न पेपर में आ गया था, अल्प प्राण का अर्थ क्या है? तो अल्प प्राण का अर्थ होता है कम वायु का निकलना। अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? कम वायु निकलना कहिए, न कहिए, लेकिन कहिए कम वायु। कम वायु का निकलना भी कर सकते हैं, कम वायु भी कर सकते हैं। चलिए लिखिए महाप्राण। महा प्लस प्राण, महा मने अधिक, और प्राण का मतलब वायु। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकले, अधिक वायु निकले। कितना वायु निकले? अधिक वायु निकले। जैसे दूसरा है और चौथा है, इसमें आएगा आपका ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, ह, भ, और इसके साथ आता है आपका ऊष्म व्यंजन। कौन आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। तो स, और ह, इनकी संख्या कितनी है? 14। उतारिए सब लोग। एक चीज इसमें और लिख लीजिए, नोट करके लिखेंगे आप लोग, ठीक है? एक होता है ड और एक होता है ढ़। ये दोनों उच्छिष्ट व्यंजन बाद में जुड़े हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ये अल्प प्राण में गिना जाता है, और ये कहाँ होता है? महाप्राण। तो ढ़ जो होता है अल्प प्राण होता है, और ढ जो होता है वो महाप्राण है। ठीक, ये बाद में जुड़ा है, वही बगल में लिख लेंगे। ये कहाँ जुड़ा है? बाद में। आगे बढ़ा जाए, बोलिए ऐसे नो, जैसे लग रहा है एकदम शरीर में जान होना चाहिए। बताइए, अब लिखेंगे घोष, नाद, अल्पप्राण महाप्राण खत्म हो गया। घोष, नाद या स्वर तंत्री में कंपन, स्वर तंत्री में अल्पप्राण महाप्राण खत्म हो गया। कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार, घोष, नाद या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार। यह अल्प प्राण महाप्राण खत्म हो गया, समझ गया ना? 1, 3, 5 और अंतस्थ अल्प प्राण है। अ से अंतस्थ, अ से अल्प प्राण, तो अंतस्थ किस में जाएगा? अल्प प्राण। तो बचेगा उसमें, उसमें किस में चला जाएगा? महाप्राण। ठीक है, और 2, 4 और उसमें क्या है? महाप्राण है। अड़ अंतस्थ, अड़ जो है अल्प प्राण है, अढ़ क्या है? महाप्राण। यही ना है, इतना नहीं आता है। 1, 3, 5 अंतस्थ, 2, 4 उष्म। स्वर तंत्री में कंपन, स्वर तंत्री गले को कहा जाता है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर
व्यंजन के कितने प्रकार? तो व्यंजन के कितने प्रकार है? दो। कितने प्रकार है? दो प्रकार। दो प्रकार है। पहला है घोष। घोष को हम लोग क्या कहते हैं? सघोष। चाहे सघोष कहिए चाहे अघोष। पहले इसको मत लिखिए, पहले लिखिए अघोष। पहला लिखेंगे अघोष और दूसरा लिखेंगे घोष या सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं या सघोष कहते हैं। अघोष को केवल अघोष कहते हैं। पहला अघोष, दूसरा अघोष या सघोष। देखिए, स्वर तंत्री का मतलब होता है गला। अगर स्वर तंत्री में कंपन नहीं है तो उसमें घोष नहीं होगा। मतलब जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है, देखिए हेडिंग लिखिए अघोष। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन न हो, अघोष कहलाते हैं। स्वर तंत्री में कंपन न हो तो क्या कहलाते हैं? अघोष। जब कंपन नहीं होगा तो घोष नहीं होगा, मतलब अघोष होगा। तो अघोष में होता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। यानी इसमें होगा क, ख, ग नहीं सॉरी च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। और साथ में ही होता है आपका अघोष में कौन होता है? इसके अलावा तीनों क्या होगा? स, स, स और स। यानी यहाँ पे लिखेंगे स, स और स। इस उस्म का ह नहीं होता है, ये दूसरे में चला जाता है। इसका भी कारण है। इसका कारण है माहेश्वर सूत्र। अगर किसी को जानना है तो हमसे बताएगा, पूरा माहेश्वर सूत्र से क्लियर कर देंगे। आप क्लास में माहेश्वर सूत्र बताएगा, बहुत टाइम बर्बाद होगा तो ना। लेकिन संस्कृत वाले जो पढ़ते हैं उनको हम बताते हैं क्यों ऐसा हुआ है। वो सब शिफ्ट करके बिठाया गया है सूत्रों द्वारा, उसको सही से बिठाया गया है। अब जो संस्कृत पढ़ेंगे वो तो जान जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे अगर कभी टाइम रहेगा तो जरूर इसको बताएंगे। जब क्लियर रहिएगा आप लोग एकदम तो बता देंगे ऐसा क्यों हुआ है। ठीक, उसमें पूरा हमको सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सूत्र को लिखेंगे, लिख के उसको एक एक चीज समझाएंगे क्यों ये पहले आया, ये है, ये है, ये है। ऐसा क्या है कि पहला तीसरा पांचवा ही है? ऐसा क्या है कि दूसरा चौथा और तीनों सौ ही है? सूत्र में सब कुछ है। नहीं तो बोलिए कल बता दें, परसों बता दें। अगर आपकी इच्छा तो हम बता देंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा दोहराना पड़ेगा। तो अघोष में कौन होता है? पहला, दूसरा और तीनों सौ, ये अघोष है। इनकी संख्या कितनी है? 13। ठीक है, अब लिखेंगे सघोष या घोष। घोष या सघोष। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन हो, इसमें आएगा आपका 3, 4, 5 प्लस अंतस्थ और प्लस ह। 3, 4, 5 में कौन आएगा? ग, घ, अंग,
ज झ य, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म। इसके साथ आएगा य र ल व ह। बनाइए। तो इनकी संख्या 3 × 5 = 15, 5 = 20। इनकी संख्या कितनी हुई? 20। देखिए अल्पप्राण अघोष सघोष बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा, कभी कभी दोनों मिला के पूछेगा, कहेगा कि इसमें अल्प प्राण और अघोष दोनों है, बताइए। हाँ तो घुमा के पूछेगा, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अघोष किसको कहते हैं। अघोष माने 1 2, सघोष माने 1 2 3 4 5। अब अल्प प्राण का मतलब 1 3 5, महाप्राण का मतलब 2 4। खोल दीजिएगा। कल हम लोग जानेंगे अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, नासिक क्या होता है, निरानुनासिक क्या होता है, इन सब के बारे में, पंचमाक्षर से रिलेटेड। अब देखिए धीरे धीरे समाप्ति की ओर है ये, हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे अनुनासिक, पढ़ने के बाद उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार, उसके बाद लगभग समाप्त। उसके बाद बचेगा क्या? अयोगवाह बचेगा, वो भी छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। यानी वर्णमाला धीरे धीरे 2-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। वर्णमाला के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद में क्या क्या पढ़ेंगे? तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कारक, और कारक के बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, तो आप लोग का मैराथन बुलाना शुरू करेंगे।